गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडी का चैप्टर फर्स्ट और टॉपिक है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इससे पीछे वाले वीडियो में भी हमने डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट की स्टडी की थी, लेकिन उस वीडियो में मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन थी वो एक आर्ट या एक वर्क बेस्ड डेफिनेशन थी। उन परिभाषाओं में मैनेजमेंट को एक कार्य या एक कला बताया गया है। आज के इस वीडियो में हम मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताने वाली परिभाषाएं होंगी, एक प्रक्रिया बताने वाली परिभाषाएं होगी। परिभाषाओं की स्टडी करने से पहले हम एक शब्द का आप जान लेते हैं, प्रोसेस, प्रक्रिया। प्रक्रिया क्या है? प्रक्रिया देखो, प्रक्रिया जो है प्रोसेस कुछ सामूहिक क्रियाओं के समूह को जो चरण दर चरण मतलब स्टेप बाय स्टेप संपादित की जाती है को प्रक्रिया कहते हैं। मतलब प्रक्रिया और क्रिया में कुछ अंतर होता है। कुछ क्रियाओं का समूह जो स्टेप बाय स्टेप संपन्न किया जाता है, सब क्रियाएं मिलकर क्या कहलाती है? प्रक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए हम लेते हैं कपड़े बनाने की प्रक्रिया। तो कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है, इसमें कपड़े बनाने की प्रक्रिया का जो पहला चरण होगा वो होगा कॉटन की धुलाई करना। जो हमारा कॉटन होता है मिलों से असेंबल किया जाता है, उस कॉटन को सबसे पहले क्या किया जाता है? उसकी धुलाई की जाती है, उसको वॉश किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी इसकी प्रक्रिया है, धुलाई करने के बाद कॉटन की सहायता से क्या बनाया जाता है? चरखे या बड़ी मशीनों की सहायता से उसका एक सिंगल तार, जिसको हम बोलते हैं सूत, उसका सूत बनाया जाता है। इससे आगे वाली कपड़े बनाने की जो प्रक्रिया है वो है धागा बनाना। जो सूत हमने बनाया है उस सूत की सहायता से क्या बनाया जाता है? धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे की सहायता से कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बुना जाता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो कपड़ा बनाने की प्रक्रिया है इसमें बहुत सी क्रियाएं शामिल हैं, जिसमें सबसे पहली कॉटन की धुलाई, फिर उसका सूत बनाना, उसके बाद धागा बनाना, फिर कपड़ा बनाना। तो इन सब क्रियाओं को सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। जो है कपड़ा बनाया जाता है और प्रक्रिया को हम कह सकते हैं कि कुछ क्रियाओं को सामूहिक रूप से क्या कहते हैं? प्रक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि कुछ विद्वानों ने मैनेजमेंट को भी एक प्रक्रिया बताया। उन्होंने मैनेजमेंट में सिर्फ एक फंक्शन की बात नहीं की, उन्होंने कहा है कि जो मैनेजमेंट है वो कुछ क्रियाओं का सामूहिक रूप है। उसमें कुछ क्रियाओं को स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाता है अपने परिणामों को प्राप्त करने के लिए। तो प्रक्रिया बेस्ड जो परिभाषा है ये देने वाले जो प्रमुख विद्वान हैं उनकी परिभाषा है मैंने आपके सामने लिख रखी है। उनमें सबसे पहले जो विद्वान है वो है क्रिटनर। क्रिटनर के शब्दों में प्रबंध परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। क्रिटनर के अनुसार जो मैनेजमेंट है ये एक परिवर्तनशील वातावरण के अंदर दूसरे लोगों के साथ मिलकर और दूसरे लोगों से कार्य करवाने की क्या है? प्रक्रिया है। ये जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया का जो आधार है वो है सीमित साधनों का प्रभावी एवं कुशलतापूर्वक उपयोग इस प्रक्रिया का आधार है। दोस्तों, अगर हमारे पास साधन अनलिमिटेड होते, असीमित होते, तो हमारा ये जो मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है ये अस्तित्व में नहीं आता, क्योंकि मैनेजमेंट का जो मूल कार्य है वो है सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकतम उपयोगिता को प्राप्त करना
या सीमित संसाधनों के द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना। तो इस परिभाषा में कहा है कि सीमित साधनों का प्रभावी, हमारे पास जो साधन है लिमिटेड, उनका प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक उपयोग इस प्रक्रिया का आधार है। प्रभावी उपयोग का मतलब है संसाधनों से निर्धारित समय में जो निर्धारित टास्क है उसको प्राप्त करना, निर्धारित समय में निर्धारित परिणामों को प्राप्त करना, यह है प्रभावी। मतलब प्रभावी अगर अपन मैनेजमेंट की बात करें तो निर्धारित समय में निर्धारित जो कार्य है उसको संपन्न करने की प्रक्रिया ही प्रभावी प्रबंधन कहलाती है। दूसरा इस परिभाषा में जो शब्द है वह है कुशलता पूर्वक। कुशलता पूर्वक का मतलब है जो कार्य हमको निर्धारित समय में करना है वो निर्धारित साधनों के साथ, लेकिन इसमें निर्धारित समय और साधनों के साथ में एक चीज और जुड़ी हुई होती है, वो है लागत। तो लागत को न्यूनतम रखते हुए, मतलब कम से कम लागत में निर्धारित समय में निर्धारित परिणामों को प्राप्त करना कुशलता पूर्वक प्रबंधन कहलाएगा। यानी हम यूं कहें कि साधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना जिससे लागत न्यूनतम रहे, ये कुशलता पूर्वक प्रबंधन है। तो किटनर की परिभाषा एक बार फिर हम देख लेते हैं कि परिवर्तनशील वातावरण में दूसरों से कार्य करवाने की प्रक्रिया है। सीमित साधनों का प्रभावी एवं कुशलता पूर्वक उपयोग इस प्रक्रिया का आधार है। ये हमारी जो परिभाषा है इसको संक्षिप्त रूप में हम याद रखने के लिए हम एक ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं, और वो ट्रिक है हमारी कि दूसरों से कार्य करवाने, दूसरों से कार्य करवाने में कुशल है कौन? क्रिटनर है। दूसरों से कार्य करवाने में कुशल है कौन है? कुशल क्रिटनर। कहने का मतलब क्रिटनर ने जो परिभाषा दी है वो है कि दूसरों के साथ मिलकर दूसरों से कार्य करवाने की जो एक प्रोसीजर, जो एक प्रक्रिया है वो क्या है? प्रबंधन है। इससे संबंधित हम जो एक उदाहरण ले सकते हैं, उस उदाहरण की सहायता से हम इस परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। हम एक क्रिकेट मैच का एग्जाम्पल लेते हैं। क्रिकेट मैच में जो कप्तान है उसको हम एज ए मैनेजर मान सकते हैं। तो जो क्रिकेट टीम में जो मैच हो रहा है उसका जो लक्ष्य होता है वो क्या है? विनर होना, जीत हासिल करना। तो ये जो कैप्टन है अपने जो टीम साथी हैं सभी की साथ मिलकर और मैच में विनर होने का प्रयास करता है। तो सभी लोगों में सामंजस्य स्थापित करते हुए क्या करते हैं? टीम जीत की भावना से कार्य करते हुए जीत का प्रयास करती है। दूसरी जो प्रबंधन की परिभाषा है प्रक्रिया आधारित, वो परिभाषा दी है स्टेनले वेल्स के अनुसार प्रबंधन पूर्व निर्धारित। इस परिभाषा में थोड़ा ध्यान देना, इन्होंने कहा है कि पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के उद्देश्य से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। उन्होंने प्रबंधन के लिए कहा है कि प्रबंधन पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया है। दोस्तों, इन्होंने जिस तत्व के ऊपर अपनी परिभाषा को आधारित किया है वो है मानवीय क्रियाएं। क्योंकि कोई भी जो संगठन होता है उसमें दो प्रकार के संसाधन काम करते हैं, एक होता है भौतिक संसाधन, एक होता है मानवीय संसाधन। तो मानवीय जो संसाधन है वो एक बहुत जटिल व्यवहार वाला संसाधन है। प्रत्येक पल मानव का व्यवहार बदलता रहता है, तो उस परिवर्तनशील मानवीय व्यवहार को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए,
ये जो प्रक्रिया है इसी को इन्होंने क्या माना है, प्रबंधन माना है। तो इस प्रक्रिया में जो दो तत्वों के ऊपर जोर दिया है स्टेनलेवेल्स ने, वो है एक तो निर्णय लेना। पहला तो क्या है, निर्णय लेना, किसी भी कार्य के लिए निर्णय लेना, और फिर मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण की प्रक्रिया है प्रबंधन। इस परिभाषा को भी हम सरल शब्दों से मैं याद रखने के लिए इसको थोड़ा संक्षिप्त कर लेते हैं। सिर्फ याद रखने के लिए, रिटर्न में तो हमें पूरी परिभाषा लिखनी होगी, लेकिन इस परिभाषा को हम इन छोटे से शब्दों में संक्षिप्त करके और याद रख सकते हैं, और फिर उसका विस्तृत रूप बना के हम वापस ये परिभाषा लिख सकते हैं। तो इस परिभाषा के अनुसार देखो, ठीक है, इसकी प्रबंध निर्णय लेने व नियंत्रण की प्रक्रिया है स्टेनलेवेल्स। प्रबंध निर्णय लेने व नियंत्रण की प्रक्रिया है, किसने कहा है, स्टेनलेवेल्स ने कहा है। देखो दोस्तों, अगर परिभाषा फिर भी आपको याद नहीं होती, एक शब्द के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दो, नियंत्रण, और दूसरा शब्द है यहाँ हमारे स्टे। तो हम देखते हैं कोर्ट के कई बार जो डिसीजन होते हैं उससे हम इस चीज को रिलेटेड करके याद कर सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने या बाज नहीं आता, उनको रोकता नहीं, तो कोर्ट क्या करता है, उन क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए क्या कर देता है, स्टे देता है। क्रियाओं को नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए कोर्ट क्या करता है, स्टे देता है। तो आप इसको यूं याद रख सकते हो कि निर्णय लेने और नियंत्रण की जो प्रक्रिया है, ये प्रबंध को किसने कहा है, स्टे। नियंत्रण किसके द्वारा होता है, स्टे के द्वारा। तो नियंत्रण स्टेनलेवेल्स, मतलब प्रबंध निर्णय लेने व नियंत्रण की प्रक्रिया है, किसने कहा है, स्टेनलेवेल्स ने कहा है। ये कुछ जो क्लू है मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, क्योंकि कई बार पेपर में जो है पूरी परिभाषा दे दी जाती है और उसमें सिर्फ पूछा जाता है परिभाषा देने वाले का नाम, क्योंकि परिभाषाएं सभी समान सी होती है, तो उसमें हमें विद्वानों के नाम कंफ्यूज होते हैं। तो उस परिभाषा में कोई ऐसा क्लू हमें ढूंढना है जिससे उसका आंसर हमको प्राप्त हो जाए। इसका जो उदाहरण है वो हम ले सकते हैं वस्तु विक्रय। वस्तु विक्रय, मानो एक सेल्समैन है, कंपनी ने उसको एक निर्धारित क्षेत्र दे रखा है, एक निर्धारित क्षेत्र दे रखा है, और जो वस्तु है, जो प्रोडक्ट है, उसकी कीमतें भी क्या कर रखी है, निर्धारित कर रखी है, और उसको एक निर्धारित टास्क भी दे रखा है। एक उसको ये दे रखा है कि आपको इस प्रोडक्ट को इतना, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर आपको, जैसे मान लो 1000 पीस आपको बेचने। अब उस निर्धारित क्षेत्र में उसको जो कार्य करना है वो कहाँ करना है, वो उसको जो दिया गया क्षेत्र है उसी में क्या करना है, कार्य करना है। जो निर्धारित कीमतें, उसी कीमतों के ऊपर क्या करना है, अपने जो वस्तुएं हैं उनको बेचना है और निर्धारित समय में उसको बेचना है। इस प्रकार मतलब एक निर्देशित करने वाली प्रक्रिया है, जो डायरेक्शन दिए हुए है उन्हीं के अनुसार जो सेल्समैन है वो क्या करेगा, अपना वस्तुओं का विक्रय करेगा। अगली जो परिभाषा है वह है हमारी मैकफॉरलैंड के अनुसार। मैकफॉरलैंड के अनुसार प्रबंध वह प्रक्रिया है, प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसमें प्रबंधक समन्वित एवं सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से उद्देश्यपूर्ण संगठनों का सृजन, निर्देशन, संरक्षण तथा संचालन करते हैं। इन्होंने जो प्रबंध की प्रक्रिया बताया है उसके जो प्रमुख कार्य हैं वो कार्य बताए हैं। उद्देश्यपूर्ण संगठनों का निर्माण करना। कैसे संगठनों का? उद्देश्यपूर्ण संगठनों का निर्माण करना।
उसके बाद उनका निर्देशन करना, उनका संरक्षण करना तथा उनका संचालन करना। ये जो सारे कार्य हैं, जितने भी फंक्शन हैं, इनको सामूहिक रूप से हम क्या कह सकते हैं, प्रबंधन कह सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने जो मैकफार्लैंड ने अपनी परिभाषा को आधार बनाया, कुछ सामूहिक कार्यों को अपनी परिभाषा का आधार बनाया है। और वो कार्य क्या है, उद्देश्यपूर्ण संगठनों का निर्माण, उनका निर्देशन, उनका संरक्षण एवं उनका संचालन। मैकफार्लैंड ने प्रबंध को एक प्रक्रिया बताया। देखो, उसको हम परिभाषा को थोड़ा छोटा करके याद करने के वैसे हम अलग से लिखते हैं। प्रबंध को एक प्रक्रिया बताया। कैसी प्रक्रिया? उद्देश्यपूर्ण संगठनों के निर्माण की प्रक्रिया। कैसी बताया है? उद्देश्यपूर्ण संगठनों के निर्माण की। और उन संगठनों का निर्माण कैसे होगा? सहकारी मानवीय प्रयासों की सहायता से। कैसा होगा? सहकारी मतलब समूहगत मानवीय प्रयासों की सहायता से। उसके बाद संगठन का निर्देशन करना, उसका संरक्षण करना और उसका संचालन करना, ये प्रबंध प्रक्रिया के प्रमुख कार्य है। इस परिभाषा के ऊपर आधारित एक संगठन का हम उदाहरण लेके तो इस परिभाषा को और भी आसानी से समझ सकते हैं। जैसे दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का उदाहरण है। दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति अच्छी तरह से जानते हैं कि गांव में एक ऐसी संस्था होती है जो गांव के जितने भी लोग हैं उन लोगों से क्या करती है, दूध का कलेक्शन करती है। तो उसके वो जो संस्था है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। इसका मतलब है कुछ लोगों ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक संगठन का निर्माण किया है, एक समिति का निर्माण किया है। और वो समिति कौन सी है? दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति। उस समिति के जितने भी सदस्य हैं उन सबका एक उद्देश्य है कि हमारा जो दुग्ध है उसकी अधिकतम कीमतें हमको प्राप्त हो। इसके लिए उन्होंने एक संगठन बनाया। उस संगठन को संचालित, उस संस्था को संचालित करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक संचालक मंडल का चयन करते हैं। उस संचालन मंडल में 8 से 10 सदस्य होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, इस समिति का संचालन करने के लिए कुछ नीतियां और नियम बनाते हैं। तो उन नीतियों के अनुसार इस समिति का संचालन करने के लिए कुछ निर्देशों को वो लोग तय करते हैं और उन निर्देशों के अनुसार ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति का संचालन होता है। अगली जो परिभाषा है वो हमको दी है विरिच तथा क्वींज ने। दोस्तों, प्रबंध की प्रक्रिया आधारित जो चौथी परिभाषा दी है वो दी है विरिच तथा क्वींज। विरिच तथा क्वींज के अनुसार प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने, प्रबंध क्या है, वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है, जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को दक्षतापूर्वक प्राप्त करते हैं। विरुद्ध के अनुसार प्रबंध एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए उनके जो निर्धारित लक्ष्य है उनको दक्षतापूर्वक प्राप्त करते हैं। परिभाषा को संक्षिप्त में हम यूं याद कर सकते हैं, विरिच तथा क्वींज के अनुसार प्रबंध प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, वातावरण निर्माण। कैसी प्रक्रिया, वातावरण के निर्माण की तथा उसे बनाए रखने की। प्रबंध कैसी प्रक्रिया है, वातावरण के निर्माण की तथा उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। दोस्तों,
ये जो प्रक्रिया बेस परिभाषा है सभी विद्वानों ने देखने में हमको समान सी लगती है। सभी में प्रबंध को एक प्रक्रिया बताया गया है, लेकिन सभी परिभाषाओं में कुछ ना कुछ अंतर है और उस अंतर को आधार मानते हुए हम प्रत्येक विद्वान की परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। उसने जो अलग चीज का प्रयोग किया है, अलग अपना जो मूल रखा है, उसको ध्यान में रखते हुए हम परिभाषाओं को और भी संक्षिप्त में करके हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? दूसरों से कार्य करवाने की। दूसरों के साथ दूसरों से कार्य करवाने की ये परिभाषा किसने दी है? ट्रिटनर महोदय ने दी है। दूसरा है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? निर्णय लेने एवं जो मानवीय क्रियाएं हैं उनके नियंत्रण की। किसने कहा है? स्टेनले वेल्स ने। किसने कहा है? स्टेनले वेल्स ने। ठीक है, मतलब प्रबंध एक प्रक्रिया है निर्णय लेने एवं मानवीय क्रियाओं के नियंत्रण की। तीसरी जो परिभाषा है, प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? संगठन निर्माण की। कैसी प्रक्रिया है? संगठन निर्माण की। किसने कहा है? वेफोर्लैंड ने। किसने कहा है? वेफोर्लैंड ने कहा है। अगली जो परिभाषा है, चौथी परिभाषा, वो है प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध क्या है? एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? वातावरण निर्माण की। इन्होंने प्रबंध को किसी संगठन निर्माण की प्रक्रिया माना और विलिच ने जो प्रबंध है उसको प्रक्रिया माना। कैसी प्रक्रिया माना? वातावरण के निर्माण की और उसे बनाए रखने की। अब आगे कुछ विद्वानों ने प्रबंध को और अन्य प्रकार से समझाने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रबंध की अलग परिभाषाएं दी है। उन परिभाषाओं का अध्ययन हम आगे आने वाले वीडियो डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट के पार्ट 3 में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर करना और गांव में प्रत्येक स्टूडेंट तक ये पहुंच सके, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे आगे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके, इसके लिए आप बेल आइकन को पुश करना। धन्यवाद। जय भारत।